Assalamu alaikum. I welcome all of my students to this new class. Our first unit has been realism, classical and neo. We have already discussed about classical realism and neorealism. Neorealism is also known as structural realism. Today we will throw a brief light on some of the important realist thinkers. Thucydides, Sanzio, Cortella, Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Reinhold Niebuhr, E. H. Carr, Hans Joachim Margantho, George Kennan, Kenneth Wallace, John Mearsheimer, Robert Gilpin, etc. They have been some of the important realist thinkers. Now we will discuss all of them individually. First is Thucydides. Thucydides was an ancient Greek historian. First realist thinker in entire history has been Thucydides. He has wrote History of the Peloponnesian War. इसने एक बुक लिखी है जिसको हम हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वार कहते हैं. ये जो वार 28 साल तक लड़ी गई. दो अहम सिटी स्टेट्स हुआ करती थी, एथेंस और स्पार्टा के बीच ये पेलोपोनेशियन वार थी. और इस बुक हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वार में एक डायलॉग जिसको हम मिलियन डायलॉग कहते हैं, ये फेमस है. तो थ्यूसाडाइडस के बारे में आपको सिर्फ ये जानना है कि वो ग्रीक हिस्टोरियन थे. उसने बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वार और पहले रियलिस्ट थिंकर है. और इस हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वार में एक डायलॉग है जिसको हम कहते हैं मिलियन डायलॉग. उसके बाद है सैनज्यू. सैनज्यू एक चाइनीज रियलिस्ट थिंकर थे, एंशिएंट चाइनीज रियलिस्ट थिंकर थे. उसने बुक जो लिखी है उसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ वार. दिस बुक इज डिवोटेड टू एन एस्पेक्ट ऑफ वारफेयर एंड हाउ इट अप्लाइज टू मिलिट्री टैक्टिक्स. ये जो आर्ट ऑफ वार बुक है इसमें मोस्टली ये वारफेयर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है और हाउ मिलिट्री टैक्टिक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से मिलिट्री टैक्टिक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद है कमिंग टू इंडिया, वी हैव एन इम्पॉर्टेंट एंशिएंट पर्सनालिटी, एंशिएंट राइटर, रियलिस्ट थिंकर, कौटिल्य. एंशिएंट इंडियन रियलिस्ट थिंकर. ही हैज़ रोट द इम्पॉर्टेंट बुक अर्थशास्त्र. जब भी हम इंडियन हिस्ट्री पे नज़र रखते हैं, चाहे हम सोशल आस्पेक्ट को देखते हैं, पॉलिटिकल आस्पेक्ट को देखते हैं, इकोनॉमिक आस्पेक्ट को देखते हैं या इंडियन फॉरेन रिलेशंस को देखते हैं, तो कौटिल्य का नाम ज़रूर आता है. और उसकी बुक अर्थशास्त्र एक अहम मरकज़ है एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, एंशिएंट इकोनॉमिक थॉट, सोशल थॉट या फॉरेन अफेयर्स जो थे उसको समझने के लिए. अर्थशास्त्र. इट इज थ्रोइंग लाइट्स ऑन द सिकल्स ऑफ स्टेट्समैनशिप. क्योंकि यहाँ पे हम रियलिज्म देखते हैं. रियलिज्म में ये हमें बताता है कि एक स्टेट्समैन जो है, एक किंग जिसको स्वामी कहते हैं, स्वामी के पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए अपनी स्टेट को मेंटेन करने के लिए और अपना पावर इंक्रीज करने के लिए. उसके बाद है निकोलो मैकियावेली. ही इज एन इटालियन रियलिस्ट थिंकर and his important book has been The Prince. This book is suggesting tips to the prince, that means king, how to maintain and extend his dominion. मैकियावेली कहते हैं कि जो एक प्रिंस होगा, जो एक बादशाह होगा, उसको कौन कौन से टिप्स लेने हैं, उसके पास कौन कौन से हुनर होने चाहिए, उसके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, क्राफ्ट कैसा होना चाहिए कि वो अपने पावर को मेंटेन करे और at the same time not only to sustain his power but also he has to extend his power. Machiavelli कहता है a king, a state must either perish or expand. तो you should not remain idle. आपको अपनी जो टेरिटरी है उसको हर वक्त इंक्रीज करना है. उसके बाद हम आते हैं थॉमस हॉब्स पे. थॉमस हॉब्स एक इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर थे और थॉमस हॉब्स की जो एक अहम बुक है उसको हम कहते हैं लेविथान. इट्स थ्रोइंग लाइट ऑन सेल्फिश नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग. एक इंसान का जो सेल्फिश नेचर है, आफ्टर ऑल मैन इज अ सेल्फिश, मैन इज अ विकेड, मैन इज अ नॉस्टी. ही इज थ्रोइंग लाइट ऑन सेल्फिश नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड कंडीशंस ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. हॉब्स कहते हैं कि जब इंसान है, जो मानो जिनको हम कहते हैं, जो एक इंडिविजुअल है वो सेल्फिश है, वो सभी खुदगर्ज है और उनकी कंडीशन क्या है, अगर
कोई स्टेट नहीं है, अगर कोई अथॉरिटी नहीं है। उसके बाद हम जीन जैक्स रूसो ने बुक लिखी है द सोशल कंट्रैक्ट। हिज राइटिंग हैव ऑफन कम टू ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक रोल एज दोज ऑफ एन आर्किटाइपल रियलिस्ट ग्रास्पिंग द इटर्नल वैरिटीज ऑफ पावर पॉलिटिक्स। जब हम रूसो को समझते हैं तो रूसो को हम काफ़ी कम लगता है कि वो रियलिस्ट थिंकर है, लेकिन रूसो ने भी पावर पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ब्रीफ लाइट दी है। पावर पॉलिटिक्स, जब भी पावर पॉलिटिक्स की बात आती है, जब भी सेल्फिश ह्यूमन बीइंग की बात आती है, हु इज क्रेविंग मोर एंड मोर, तो यहाँ पे हमें रियलिज्म दी। क्योंकि जब हम रूसो का जो स्टेट ऑफ नेचर पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि प्री प्रॉपर्टी एंड पोस्ट प्रॉपर्टी। प्री प्रॉपर्टी स्टेट ऑफ नेचर ऐसा था जहां पे ह्यूमन बींग्स नोबल सवेज थे, इंसान नोबल सवेज था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उस इंसान में एक ग्रीड पैदा हो गई, माइन एंड थाइन, तो पावर पॉलिटिक्स डेवलप होता है। उसके बाद हम देखते हैं E.H. कार। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लासिकल रियलिस्टिक थिंकर हैज बीन E.H. कार। ही हैज रोट 20 years वार क्राइसिस। जो E.H. कार है, इसने एक बुक लिखी है जिसको हम कहते हैं 20 years वार क्राइसिस। 20 years का मतलब है, क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट बिटवीन 1914 एंड 1919। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार वाज फॉट बिटवीन 1939 एंड 1945। ये जो पीरियड आता है 1919 से 1939 तक, इसको हम कहते हैं 20 years का टाइम। इसी पीरियड के बीच में जो इवेंट्स घटते हैं, जो घटनाएं घटती है यूरोप में, जो इवेंट्स ऑकर होते हैं, उन पे नजर रखने के लिए, उन पे टू थ्रो लाइट ऑन दोज इवेंट्स, E.H. कार अपनी बुक लिखता है 20 years वार क्राइसिस में। इसमें वो पीस ऑफ जो वर्सलिस की ट्रीटी 1919 में साइन की जाती है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और साथ ही में वो उटोपियनिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं कि उटोपियनिज्म का ख्याली वुड्रो विल्सन कहते थे, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ वर्सली साइन हुई है ऑन द गाइडलाइंस ऑफ वुड्रो विल्सन साइन हुई, तो अंडर द सुपरविजन ऑफ वुड्रो विल्सन भी वहाँ पे एक अमेरिकन सदर थे, तो वो भी इसकी सिग्नेटरी थे। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एक इंसान, जो एक स्टेट है जिसमें एक पावर हासिल करने की इच्छा है, पावर हासिल करने की जो थर्स्ट है, उस चीज़ को नेग्लेक्ट किया जाता है। बट विद द पैसेज हम टाइम देखते हैं कि ट्रीटी साइन होती है, लेकिन विद इन नो पीरियड ऑफ टाइम, विद इन ए पीरियड ऑफ 20 years हम देखते हैं सेकंड वर्ल्ड वार। तो ये वार क्यों हुई? क्योंकि आप इंसान को पावर हासिल करने से नहीं रोक सकते हो, आप स्टेट को पावर हासिल करने से नहीं रोक सकते, आप स्टेट को अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करने से नहीं रोक सकते हो। तो ये जो आपने पीस ऑफ सेटलमेंट, ये वर्सलीज की ट्रीटी, लीग ऑफ नेशंस या उटोपियनिज्म का ख्याल आप लगाते हो, दिस इज अ फेलियर। उसके बाद हम देखते हैं रीनहॉल्ड न्यूबर्ग को हम कहते हैं पैट्रियार्क ऑफ रियलिज्म। ये एक अमेरिकन थियोलॉजियन मीन्स जो रिलीजन का इस्तेमाल करते हैं, जो क्रिश्चियनिटी का इसने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया अपने थॉट में। इसने बुक लिखी है द आयरनी ऑफ द अमेरिकन हिस्ट्री। ही आर्ग्यूड दैट द किंगडम ऑफ गॉड कैन नॉट बी रियलाइज्ड ऑन अर्थ। ये कहते हैं जो किंगडम ऑफ गॉड है, इट कैन नॉट बी रियलाइज्ड ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द इनएटली करप्टेड टेंडेंसीज ऑफ सोसाइटी। जो लोग हैं वो करप्ट है, जो सोसाइटी है वो करप्ट है। तो आप जो गॉड की जो आप कहते थे कि हम यहाँ पे किंगडम ऑफ गॉड which will be based on justice, which will be based on freedom, which will be based on rights of the people, you cannot apply that to the humanity. After all, human beings are corrupt, society is corrupt. उसके बाद हम जॉर्ज किनान एक US रियलिस्टिक डिप्लोमेट थे। He has wrote diplomacy in the modern world. He understood the limits of American power and kept ends proportionate with means, and therefore prescribed broad elements of national power to be applied to broad areas of national इंटरेस्ट। जो जॉर्ज केनान थे, ये एक US रियलिस्ट डिप्लोमेट थे। इसने बुक लिखी है डिप्लोमेसी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये समझते हैं, हमें सिखाते हैं लिमिट्स ऑफ द अमेरिकन पावर एंड केप्ट and is proportionate with means, and therefore prescribed broad elements of national power to be applied to broad areas of national interest. कौन कौन से हम elements को अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट? उसके बाद है रॉबर्ट गिल्पिन डिस्क्राइब्ड इंटरनेशनल रिलेशंस इन हिज बुक
ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। जो रॉबर्ट गिलपिन थे उसने एक अहम बुक लिखी है ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी फ्रॉम अ स्टेट सेंट्रिक पर्सपेक्टिव इन द ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल रियलिज्म। रॉबर्ट गिलपिन जो है ये एक रियलिस्टिक थिंकर है, इसने बुक लिखी है ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, और इस ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी को लिखने के लिए उसने जो पर्सपेक्टिव हासिल किया है दैट इज स्टेट सेंट्रिक ऑन द लाइन्स ऑफ क्लासिकल रियलिज्म। उसके बाद आते हैं हेनस जे मार्गन्थो, जिसको हम पोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी मानते हैं। सबसे अहम रोल जहाँ तक रियलिज्म का ताल्लुक है वो मार्गन्थो का है। मार्गन्थो जिविश बॉर्न थे, ये इसका जन्म जर्मनी में हुआ, बट ड्यू टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर ही माइग्रेटेड टू यूएसए। तो एक इंटरनेशनल रिलेशन थियरिस्ट है, इसने बुक जो लिखी है उसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स अमोंग नेशंस। ये जो बुक है ये 2 बार पब्लिश हुई, पहले 1948 में, दूसरी बार 1954 में। जो इसका दूसरा एडिशन था उसमें इसने 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म भी दिए हैं। इसकी जो बुक है उसको हम कहते हैं बाइबल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस इसका पूरा नेम है। हेनस मार्गन्थो जिविश बॉर्न यूएस इंटरनेशनल रिलेशन थिंकर थे, बुक लिखी है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में। मार्गन्थो को हम कहते हैं पोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी, और उसने 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म दी है। उसके बाद है केनेथ वालस यूएस इंटरनेशनल रिलेशन थियरिस्ट थे, इसने बुक जो लिखी है थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन 1979। इसने सिर्फ एक ही बुक नहीं लिखी है, मैंने जब इनका लेक्चर जब अलग न्यू रियलिज्म पढ़ाया तो उसमें मैंने केनेथ वालस की कुछ और बुक्स जो थी जैसे 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस या मैन स्टेट एंड वार, वो भी मैंने वहाँ पे लिखा है। जो केनेथ वालस थे ही वाज एन एडवोकेट ऑफ स्ट्रक्चरल रियलिज्म, जिसको हम एक और नाम देते हैं नियो रियलिज्म। ही एक्सप्लेन्ड हाउ स्टेट्स बिहेव, ये कहते हैं कि स्टेट्स कैसे बिहेव करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रक्चर एनार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। जो एनार्कियल स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम का, उसके रिस्पॉन्स में स्टेट्स कैसे बिहेव करती हैं। क्योंकि इसने भी पावर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, इसीलिए हम इसको रियलिस्टिक थिंकर मानते हैं। उसके बाद है जॉन मर्शिमर, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड में जो अभी भी जिंदा है वो है जॉन मर्शिमर। ये एक यूएस रियलिस्टिक थिंकर है, इसने जो बुक लिखी है उसको हम कहते हैं द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। He holds that the need for security and ultimately for survive make states aggressive power maximizers। जॉन मर्शिमर कहते हैं कि जो सिक्योरिटी की जो इच्छा है और असल में किसके लिए है, सर्वाइवल के लिए, ये स्टेट्स को एग्रेसिव बनाती है, पावर मैक्सिमाइजर। क्योंकि इसको हम ऑफेंसिव रियलिस्ट भी कहते हैं। जॉन मर्शिमर को हम ऑफेंसिव रियलिस्ट भी कहते हैं। ऑफेंसिव रियलिस्ट का मतलब है जो मोर एंड मोर पावर चाहते हैं इन ऑर्डर टू बिकम हेजमन। States do not cooperate except during temporary alliances। States आम हालतों में आपस में कॉपरेशन नहीं रखते हैं, ये कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में कॉपरेशन रखते हैं, बट कॉन्स्टेंटली सीक टू डिमिनिश देयर कॉम्पिटिटिव टू एनहेंस देयर ओन पावर। अपने पावर को हासिल करने के लिए ये जो कंपटीशन में ये दूसरे को डिमिनिश करना चाहते हैं, दूसरे को हराना चाहते हैं, इन ऑर्डर टू गेन मोर एंड मोर इन्फ्लुएंस, इन ऑर्डर टू गेन मोर एंड मोर पावर। तो जॉन मर्शिमर यूएस इंटरनेशनल रिलेशन थियरिस्ट है, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स बुक लिखी है, ऑफेंसिव रियलिज्म के एडवोकेट है, और आजकल के दौर में जो रिलेशनशिप बिटवीन अमेरिका एंड चाइना है, यूएस एंड चाइना, उस पर काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं। ये कहते हैं कि जो अमेरिका है वो एक पावर है, वो एक मेंटेन पावर है, और जो चाइना है वो अमेरिका को एक चैलेंज दीजिए। तो अमेरिका विल नॉट लाइक चाइना टू राइज पीसफुली, तो चाइना को राइज करने के लिए अमेरिका विल ट्राई नंबर ऑफ वेज हाउ टू कंटेन चाइना, इन शॉर्ट हाउ टू कंटेन द कंपटीशन। उसके बाद है फरीद ज़करिया, ये भी एक रियलिस्टिक थिंकर है, लेकिन ये ना तो क्लासिकल रियलिज्म में आते हैं ना ही स्ट्रक्चरल रियलिज्म में आते हैं, ये एक नए रियलिज्म में आते हैं जिसको हम कहते हैं नियो क्लासिकल रियलिज्म। In fact, due to the end of Cold War in 1991 एक नया ट्रेडिशनल रियलिज्म में डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं नियो क्लासिकल रियलिज्म। He contended that statesmen are the principal actors and their perceptions are crucial। जो फरीद ज़करिया साहब है ये एक
ये भी प्रेजेंट दुनिया में जीते हैं, आज भी जिंदा है। ये नियो क्लासिकल रियलिस्ट है। इसका कहना है कि जो स्टेट्समैन वो प्रिंसिपल एक्टर्स होते हैं और उनके परसेप्शंस क्रूशल होते हैं। उसके बाद है गिडन रोज एक्चुअली एडवोकेट ऑफ नियो क्लासिकल रियलिज्म है। नियो क्लासिकल रियलिस्ट ही बिलीव्ड दैट फॉरेन पॉलिसी हैज टू बी बेस्ड ऑन पावर। ये कहते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी एक कंट्री की होती है, इट शुड बी बेस्ड ऑन पावर। तो आई थिंक इट वाज अ ब्रीफ light on some of the important thinkers of realism. As we know that the as we know that the paper pattern of fourth semester used to be objective type. So being an objective type, so we have to throw light on these key realistic thinkers, their books, their main ideas. So it was in the light of the paper pattern that I prepared this lecture. So I think you people would have understood the topic. If you have any query, please comment in the WhatsApp group. Accordingly, we will make our lecturing a beautiful one. Thank you. Stay home, stay safe.